के शो में। कराची के साहिल पर मौजूद कचरा और गंदगी की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। मुल्क में महंगाई की शरह में इजाफा जारी। एक माह में टमाटर की कीमत में 40 रुपए फी किलो इजाफा। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। आज साहिल समंदर के मनाजिर आपके सामने हम आपको दिखाते हैं। आज जो पाकिस्तान के इंटरनेशनल क्रिकेटर जो जिन्हें किसी तारुफ के मोहताज नहीं, वसीम अकरम साहब जब समंदर पे गए तो वहाँ जो वो आज दिन का आगाज करना चाहते थे, हफ्ते का आगाज करना चाहते थे, अपनी अहलिया के साथ कचरे के ढेर नजर आए। समंदर इस वक्त जो है आपको पीछे नजर आएगा। जो कचरा हम आप फेंकते हैं वो सारा कचरा जब वापस आता है वो सारा समंदर की जो साहिल समंदर की पट्टी है उससे पूरा कचरे के ढेर गंदगी नजर आ रही है। और ये तमाम मनाजिर वसीम अकरम साहब ने जब ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि अथॉरिटीज एक्शन लें, लेकिन उन्होंने साथ साथ कहा कि बतौर कौम हमारी क्या है, ये हम कचरा जो फेंकते हैं समंदर के अंदर ये सारा कचरा वहां से बाहर आता है और इस साहिल समंदर की पूरी पट्टी को यानी जो पूरी बेल्ट है इसको मुतासिर करता है। जो एक एनवायरमेंटली एक अच्छी जगह और एक टूरिस्ट स्पॉट होना चाहिए उसका सत्यानाश करने में बतौर कौम हमारा भी हाथ है और अथॉरिटीज का तो हाथ है ही। ये मनाजिर बड़े दर्दनाक हैं और अगर कोई भी, क्योंकि हमने ये सुना है कि आज इस वीडियो के बाद ये उनकी अहलिया इस वीडियो के बाद यहां पर सीबीसी ने एक्शन लिया था और उन्होंने सफाई की थी, लेकिन वाई आफ्टर दिस वीडियो, एक वीडियो जब ट्वीट होगी, वायरल होगी, कोई सेलिब्रिटी ट्वीट करेगा, उसके बाद ही ये सब एक्शन होंगे। पहले क्यों नहीं सफाई होगी, ख्याल क्यों नहीं रखा जाएगा, ये भी बड़ा अहम सवाल है। वसीम अकरम साहब ने क्या कहा था आज, उन पर गुजरी क्या जब उन्होंने मंजर देखा, पीर के सुबह उठने के बाद जब उन्होंने ये मंजर देखा उन पर क्या गुजरी, उनके क्या जज्बात थे, आपको पहले ये दिखाते हैं। लेट्स से फर्स्ट डे ऑफ द वीक, मज़ा आएगा, मंडे है, बट बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने अपनी बीवी को ये सीयू पे लाके। ये हाल देखिए पीछे मेरा। आई मीन किसी को ब्लेम नहीं करना, अपने आप को ब्लेम करना एज ए नेशन। इट्स एम्बैरेसिंग। वो पूरी दुनिया को कहती है कि पाकिस्तान बड़ा खूबसूरत मुल्क है, लोग बड़े खूबसूरत हैं, लोग खूबसूरत हैं मगर गंदे भी हैं। ए गलते मनो। और जो भी सोशल मीडिया का शौक है ना एडवाइस देने का, नाउ इज द टाइम टू एडवाइस कि ये इनका माइंडसेट हमारा कैसे चेंज किया जाए। ये गंद सारा समंदर से आया है, जो आप समंदर में डालते हैं वो हाई टाइड के साथ बाहर आता है। यहाँ से नहीं गिरा, यहाँ तो है ही है, लोगों ने तो किया हुआ है, बट ये समंदर का गंद है। ये आपने सुना वसीम अकरम साहब पे जो आज गुजरी है और उनकी अहलिया को लेके ये गए और वहां पर जो उन्होंने मनाजिर देखे, ये दर्दनाक मनाजिर इस पूरी कौम की अक्कासी भी कर रहे हैं और साथ साथ हमारी इस वक्त जो हम एज ए टूरिस्ट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन खलीज टाइम से भी हमें कहा था हम उस पूरे परसेप्शन को मुतासिर कर रहे हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए आपको अली जैदी साहब की ट्वीट भी आपको दिखाते हैं, मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग की, जिसमें वो कहते हैं कि इसको रीट्वीट करते हुए कहते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 5,000 टन्स ऑफ सॉलिड वेस्ट इज थ्रोन स्ट्रेट इन आवर ओशन, और इसके अलावा तकरीबन 550 mgd ऑफ अनट्रीटेड सीवेज जो ये समंदर जा रहा है। ये कितनी दर्दनाक बात है। और उन्होंने उस पर ये कहा है कि देयर इज नो ट्रैश मैनेजमेंट सिस्टम इन द सिटी एंड सिंध गवर्नमेंट डजंट केयर इफ वी मूव अ मसल, दे थ्रो द 18th अमेंडमेंट एट अस। यहां पर भी मामला सियासत की नजर हो जाता है, अनफॉर्चुनेटली सियासत की नजर हो जाता है। 18वीं तरमीम सामने आ जाती है, वफाकी हुकूमत कह रही है हम कुछ नहीं कर पा रहे, सीबीसी डीएचए क्या कर रहा है ये भी कर रहा है, ये भी बड़े अहम सवालात हैं। सिंध हुकूमत क्या कर रही है, बड़े अहम सवालात हैं। आलमगीर खान साहब फिक्सिट के जो सरबराह हैं और एमएनए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं। सरवत गिलानी साहिबा डिफेंस की रहायशी भी हैं और नामवर अदाकारा भी हैं, प्रोग्राम में साथ हैं। आप बाकायदा इससे पहले प्रोटेस्ट भी डीएचए और साजिशों के बाद से जो वहां निजाम है उस पर कर चुकी हैं। सरवत साहब पहले आपसे शुरू करते हैं प्रोग्राम को। ये जो हमने मनाजिर देखे ये भी हैं, ये भी मिसमैनेजमेंट है, लेकिन इस वीडियो के बाद सफाई के लिए अमला आता है। आप लोग अलग एक एहतजाज कर रहे हैं जो डीएचए के रेजिडेंट्स हैं कि वहां पर जो सीवरेज का निजाम है नाकिस हो चुका है। इस वीडियो पर क्या कहेंगी पहले आप सबा साहिबा? सफियान, ये तो हम सालों से देख रहे हैं और हम सालों से मिसमैनेजमेंट देख रहे हैं और मसला ये हमारा ही है क्योंकि एज अ नेशन हम बहुत ही कंप्लेसेंट हो गए हैं। हम कहते हैं कि जी हम बड़ा साथ देते हैं एक दूसरे का जब बड़ी बर्बादियां होती हैं और नागानी आफतें आती हैं तो हम बड़े जी एक हो जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें वेट नहीं करना नागानी आफतों का। ये नागानी आफतें हमारे सामने रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे सामने हैं और मैं आपको बताऊं ये ट्रैश का तो एक बहुत ही बड़ा माफिया है।
इट्स वेरी सेफ टू से कि कोई चाहता नहीं है कि ये साफ हो ताकि वो इससे भी पैसे कमाएं और इससे भी पैसे बनाएं। तो ये हमारी गवर्नमेंट के अंदर उनकी चीजों के उसमें आता है दैट दे नीड टू क्यों जरूरत पड़ी वसीम अकरम साहब की अहलिया, वो सालों जब से वो आई हैं वो इसी बात पे चीख रही हैं, इतने सारे और इसी बात पे लोग रोज इस पे बात उठाते हैं, लेकिन ना गवर्नमेंट कुछ कर रही है, ना सीबीसी कुछ कर रहे हैं, ना जो इदारे जिनको ये एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है वो नहीं कर रहे। तो गवर्नमेंट का क्या ये नहीं बनता कि वो उनको क्वेश्चन करें, उनको पूछे बिफोर कि हम अपने घरों से निकलें और लिटरली हम भीख मांग रहे हैं कि हमारे रोड साफ करें, हमारे कचरे को सही जगह फेंकने की एक तरीका बनाएं, हमारी अवाम को एजुकेट करें, उन पे फाइन डालें। वही अवाम जो बाहर के मुल्कों में जाती है वहां तो कचरा नहीं करती। तो व्हाई इज इट सो कन्वीनियंट कि वही लोग अपने मुल्क में शीशे नीचे कर करके बड़ी बड़ी थैलियां रोडों पे फेंक देते हैं और उनका कोई पूछने वाला नहीं है। सीव्यू पे आप यकीन माने, मैं क्वारंटीन के दौरान जब कोरोना वायरस के लिए सीव्यू बंद था बिल्कुल, मैं वहां पे वॉक के लिए गई और वहां पे एक थैली मौजूद नहीं थी। क्यों नहीं मौजूद थी? क्योंकि वहां लोग नहीं आ रहे थे, वो रोड्स ब्लॉक कर दिए गए थे। तो जहां हमारी अवाम को ये पता ही नहीं है, उनको ये मालूम ही नहीं है, या वो मालूम है लेकिन वो इग्नोर करते हैं इस बात को कि इससे कितना नुकसान हो सकता है ओशन की लाइफ को और हमारे लिए। सो ये जो वसीम अकरम साहब के पीछे ये जितना भी कचरा नजर आ रहा है, ये वो कचरा है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस बीच पे जाके डंप करती रही हैं सालों साल। एंड यू नो इट्स अबाउट टाइम कि हम सब उठे और हम जागे। हम बिहाइंड क्लोज डोर्स, बंद दरवाजों के पीछे हम बड़ी फिंगर पॉइंटिंग करते हैं और बड़े अफसोसनाक वाक़ये सुनाते हैं एक दूसरे को और अफसोस करते हैं कि कोई ख्याल नहीं करता। लेकिन जब बात आती है बाहर निकल के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की, तो ये अवाम सो रही है। जब से बारिशें हुई हैं, हम हर हफ्ते सीबीसी और डीएचए के ऑफिस के बाहर जाते हैं, हम एक पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं, उसमें 16 से 20 लोगों से ज्यादा लोग नहीं जागे। मैं पर्सनली कोई 100 लोगों को जानती हूँ जिन्होंने अपने किस्से वाक़ये सुनाए, जो रेंज के बाद उनकी क्या हालतें हुई, उनके घरों की, उनकी क्या क्या बर्बादियां हुई, लेकिन वो लोग तक नहीं आ रहे बाहर। सो आई डोंट नो कि इस नेशन को जगाने के लिए क्या चीज हमें लानी पड़ेगी कि ये लोग बाहर निकले और ये लोग जागें और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लें अपने हाथ में। ऑर्गेनाइजेशंस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, but जैसे वसीम अकरम साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये हमारी एज ए नेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं आपको बताऊं, रिसाइकलिंग की एक बहुत बड़ी कंपनी जो चाइना से पाकिस्तान आ रही थी और वो हमें मदद करना चाह रही थी कि एक प्रॉपर तरीके से जो ग्लोबल वे ऑफ रिसाइकलिंग ट्रैश होता है, जिसको रीयूज और रिसाइकल करके दोबारा इस्तेमाल किया जाता है, उस कंपनी को भगा दिया गया। क्यों भगा दिया गया? क्योंकि उस कंपनी, अगर वो कंपनी यहाँ आती चाइना से और वो ये सब करती तो हमारे लोग कैसे पैसे कमाते? ये माफिया है। आप सही कह रही हैं साहबा कि ये पूरी माफिया है जो कमा रही है इससे। सुप्रीम कोर्ट एंड इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। और मैं इस वक्त आपको नाज़रीन दिखाऊं कि इससे कबल जो वसीम अकरम साहब की अहलिया गई थी, सिरिंजेस वहां पे मिली थी, जो मेडिकल वेस्ट था वो डंप किया जा रहा था समंदर के ऊपर। ये वो डेस्टिनेशंस है जिनके बुनियाद पे हम पैसा कमा सकते हैं एज एन इन्वेस्टमेंट, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस इन्हें बनाकर। लेकिन मेडिकल वेस्ट इससे पहले बरामद हुआ था, फिर जब ट्वीट हुई तो एक्शन हुआ, सफाई हुई, आज फिर ये सूरत हाल है। आलमगीर खान साहब भी साथ हैं, उनको भी प्रोग्राम में शामिल करते हुए। आलमगीर साहब, हम जिस तरह अभी सरवत भी कह रही थी कि हम बहसत कौम तो है जिम्मेदार, जो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन ये पूरी एक माफिया भी है जो कमा रही है इस कचरे से, जो उठाने नहीं देती है कचरा। आलमगीर साहब, गवर्नमेंट लेवल पे क्या एक्शन होना चाहिए? आप फिक्स्ड पे कचरा उठाना, ये सारे काम करते रहते हैं, समंदर की सफाई जिम्मेदार किसकी होगा? ये कौन करेगा? देखें, समंदर की सफाई सीबीसी की जिम्मेदारी है, जो आपकी उधर के सारे पे साइड को देखना, और प्लस ये सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। तो दूसरी चीज ये कि देखें, ये एक चीज इस केस में ये वाजे हुई ना, ये फर्क जो बाहर से लोग आ रहे हैं उन्हीं को ये कचरा और ये सारे मसाइल फील होते हैं। हम तो सब जो यहाँ के रिहायशी हो गए, ऐसा लगता है यूज टू हो गए, यानी कचरे का मसला ये हमेशा से ही मसला है।
लेकिन आज क्यों इस पर बात की जा रही? क्योंकि आज या तो कचरा ज्यादा हो गया या हम में ये आगाही और शऊर या फर्क पैदा करने की समझ आई है। दूसरी चीज, क्योंकि हम मसाइल के साथ एडजस्ट रहना सीखते हैं, हम मसाइल का हल नहीं ढूंढते। दूसरी चीज ये देखें, एक तो जो बेस साइड पे कचरा होता है जो लोग वहां फेंकते हैं वो अलग है। सबसे अहम जो समंदर की स्पीशीज को नुकसान मिल रहा है वो है कि आपके जो बारिशी नाले थे, जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन थे, 38 बड़े नाले थे, अंग्रेजों के दौर से बने हुए थे, ये सब आज आप उधर हाल देखे उन नालों का, वहां पे कचरा फेंका जाता है। हाल तो हम भी देख रहे हैं, दिखा भी रहे हैं। मुझे बताइए कि आपने दो को प्राइम रिस्पॉन्सिबल प्राइमली कहा है, आप कह रहे हैं सीबीसी एंड सिंध गवर्नमेंट तो आपके वफाकी वजीर ने भी कहा कि 18वीं तरमीम बीच में रुकावट आ जाती है। सीबीसी तो वो तो आपकी वफाकी हुकूमत कुछ कर सकती है ना, सीबीसी और डीएचए अगर वो गफलत का मुजाहरा कर रहे हैं और ये मनाजिर पूरी दुनिया देख रही है, तो देन व्हाट आर यू डूइंग? आपकी फेडरल गवर्नमेंट क्या कर रही है आलमगीर साहब? सीबीसी की एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। सीबीसी अपना रेवेन्यू खुद जनरेट करती, चाहे डीएचए चाहे सीबीसी है, ठीक। उस बॉडी को हम उनके खिलाफ बोल सकते, उनको डायरेक्शन, लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये इटसेल्फ एक इंडिपेंडेंट खुद से एक पूरा डिपार्टमेंट है और वो जिम्मेदार है इन चीजों का। जो डीएचए में हालात रहे वो जिम्मेदार थे इन चीजों का। तो जो डिपार्टमेंट अपना रेवेन्यू खुद जनरेट कर रही हो, जो डिपार्टमेंट अपने और उसको रेगुलेट कर रही हो, उसको मॉनिटर करना, उसको सारा चलाना वो खुद कर रही हो, तो वो इटसेल्फ जिम्मेदार है और उसके खिलाफ हमने बारहा आवाज उठाई है, चाहे जिस प्लेटफॉर्म पर हो। तो रही बात, मैं फिर से अपने पॉइंट पे आता हूं कि जो बारिशी नाले हैं इसकी चूंकि ट्रीटमेंट नहीं की जाती। अभी ये जो पैकेज आया है, कराची पैकेज ट्रांसफॉर्मेशन प्लान जो था जिसपे 1100, इसमें सिर्फ एक ट्रीटमेंट प्लांट फौरंगी इंडस्ट्रियल वेस्ट के लिए लगाया जाएगा। बाकी ये जितने नाले, ये सब, इसमें प्लास्टिक बॉटल, इसमें सारा कचरा, इसमें सारी गलाजत ये जाती है, ड्रेन आउट होती है समंदरों में और वहां की स्पीशीज बुरी तरीके से मुतासिर होती है। और ये कोई आप इसी सीव्यू के साथ ही एक नाला जा रहे हैं, जहाँ डीएचए का सारा वेस्ट जा रहे हैं वहां पर, तो ये इधर का अलमिया है। इसके लिए हमने तो बारहा आवाज उठाई, लेकिन याद रहे जब तक ये सिंध गवर्नमेंट एक कंप्लीट प्लान नहीं करती, ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाती कि जो सारा वेस्ट है इसकी बाकायदा ट्रीटमेंट की जाए, तब तक कुछ नहीं होना। और अनफॉर्चुनेटली आलमगीर साहब, मैं सरवर साहब ने जो बात की थी कि एक पूरा माफिया है जो शायद कमाता है इस कचरे से, उठाना नहीं चाहता और लाजी बात है कि एट अथॉरिटीज के लेवल के ऊपर भी माफिया के इस वक्त हाथ होंगे। वहां तक भी हमें एक ब्रेक लेना है। नाज़रीन, आप इस वक्त देख रहे हैं समंदर, साहिल समंदर पर कराची के जो मनाजिर ना देखें। वसीम अकरम साहब ने ट्वीट की, उसके बाद कुछ सफाई हुई, लेकिन फिर कल कचरा होगा, क्योंकि रोजाना जो वजीर खुद बता रहे हैं कि कितना 5000 टन कचरा वहां पर जा रहा है और कोई रोकथाम नहीं है, कोई ट्रैश मैनेजमेंट सिस्टम ही नहीं है इस शहर में। इस ब्रेक के बाद कुछ और अहम सवालात, कुछ और अहम हकायक, कुछ और अहम स्टोरीज हमारे साथ रहेगा। और बेनकाब में आपके सामने एक और माफिया का जिक्र करते हैं। मुसलसल इस मुल्क में महंगाई में इजाफा हो रहा है, बिलखुसूस सब्जियों की कीमतों में होश रुपए इजाफा देखने में आया। अनफॉर्चुनेटली इस वाले मामले पर भी गवर्नमेंट इन एक्शन कह लें या फिर आप कहते हैं कि गवर्नमेंट इन कलूजन, इस माफिया के साथ कोई एक्शन नहीं है। बिलखुसूस जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो इंतजामिया होती है, प्राइस कंट्रोल कमेटीज हैं, ये सब गैर फाल हैं और एक आम आदमी अब एक वक्त की हांडी भी जिसको मुयसर नहीं हो सकती, क्योंकि सब्जी की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। एकदम इजाफा हो रहा है, मुसलसल चीनी, आटा, सब्जी और पूरे मुल्क में इजाफा हो रहा है। एक क्राइसिस जैसी सिचुएशन आप कह सकते हैं कि इस वक्त हो चुकी है आपके सामने, और यही वजह है कि जिसकी वजह से गवर्नमेंट के खिलाफ अपोजिशन को बोलने का मौका भी मिल रहा है। आपके सामने स्टैटिस्टिक्स कहते हैं कि इदारा शुमारियात यानी जो आपका ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, उसने पाकिस्तान में महंगाई की हफ्तावार जो लास्ट वीक की रिपोर्ट जारी की है, उसे मुल्क के 17 बड़े शहरों से 51 अशिया की कीमतों का तकाबली जायजा लिया गया। 1 अक्टूबर 2020 को इख्तिताम पजीर होने वाले हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह 9.43% रही। गुज़िश्ता हफ्ते के मुकाबले में यह शरह 0.71% जायद रही है।
24 अशिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह 9.43% रही। सितंबर के आखिरी हफ्ते में भी टमाटर, प्याज, आटा, चीनी, मुर्गी और अंडों समेत 24 अशिया जरूरत की कीमत जो है उसमें इजाफा हुआ। जुलाई से सितंबर तक महंगाई की शरह 8.85% रही और सितंबर में महंगाई की शरह 9.04% पर पहुंच गई। एक माह में बात है सब्जियों की तरफ, एक माह में टमाटर की कीमत में 40% और दीगर सब्जियों की कीमत में 35% तक इजाफा देखा गया। रिपोर्ट में बताया गया कि एक हफ्ते के दौरान 24 अशिया जरूरत की कीमतों में इजाफा हुआ। प्याज की औसत कीमत 11 रुपए 55 फी किलो बढ़ी। टमाटर की कीमत 9 रुपए 88 पैसे फी किलो इजाफा हुआ और उसकी कीमत 110 रुपए 22 पैसे हो गई। इसी तरह दाल मूंग की कीमत 3 रुपए 19 पैसे फी किलो महंगी हुई। औसत कीमत 243 रुपए 52 पैसे फी किलो हुई और एक हफ्ते के दौरान जिंदा चिकन 4 रुपए फी किलो जबकि अंडे 4 रुपए फी दर्जन महंगे हुए। सितंबर के आखिरी हफ्ते के दौरान यही नहीं, हम कहें सब्जियों के अलावा चीनी और आटे की कीमतों में भी इजाफा जारी रहा और एलपीजी का 11.5 किलोग्राम का जो सिलेंडर है वो 10 रुपए तक महंगा हुआ। इसके अलावा घी, दाल, चना, दाल मसूर, बीफ, चावल, गुड़, खुश्क दूध की कीमतों में भी इजाफा मुसलसल रिकॉर्ड किया गया और यही वजह है कि जब आप देखें तो ऑपोजिशन को भी मौका मिला बात करने का। मरियम औरंगजेब साहिबा की आपको कमेंट सुनवाते हैं कि महंगाई और इजाफे के हवाले से उनका क्या स्टेटमेंट था, नून लीग किस तरह क्रिटिसाइज करिए पीटीआई की हुकूमत के ऊपर। लेट्स हियर दिस। इन्फ्लेशन हुई है 3 मंथ्स के अंदर। टमाटर 97% इजाफा, आलू 76% इजाफा, अदरक 54% इजाफा, चावल 20% इजाफा, मसूर की दाल 21% इजाफा, जो मसाला जात हैं उसमें 58% इजाफा, जो होलसेल प्राइस है मसाला जात की उसमें 77% इजाफा। आज जो 20 किलो का आटे का बैग है वो इसके मुताबिक 900 रुपए 20 किलो का आटा है, लेकिन ये 1100 रुपए हकीकी इसकी कीमत है। जो दूध है 25% इजाफा, अंडे 38% इजाफा, चीनी की कीमत 53 रुपए 2018 में, इस रिपोर्ट के मुताबिक 95 रुपए 95 रुपीस अ किलो और असल कीमत 110 रुपए पाकिस्तान की आवाम इस वक्त अपनी जेब से दे रही है। जो दालें हैं उसमें लोबिया की दाल 42% इजाफा, मूंग की दाल। मुसलसल ऑपोजिशन की तरफ से तनकीद की जा रही है और गवर्नमेंट की तरफ से आप कहें तो इस पर एक फील्ड दी जा रही है ऑपोजिशन को कि वो उसको क्रिटिसाइज कर सके और बार बार हर हफ्ते कीमतों में इजाफा हो रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक्शन है, हो सकता है, रोकथाम हो सकती है, नहीं हो सकती, या ये मामला भी गवर्नमेंट के हाथ से निकल चुका है? डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब माहिर मईशत साहब हैं प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब, इनइफेक्टिव कंट्रोल कमेटीज, इनइफेक्टिव गवर्नमेंट पॉलिसी, वजह क्या क्या इसकी अगर गिनना जाए उंगलियों पे क्या क्या वजूहात हैं कि एक आम आदमी की अब मुयस्सर नहीं रही इस पर एक हांडी बनाना भी सब्जी की? डॉक्टर साहब। सैफान खान साहब, आपने आदाद-ओ-शुमार से पहले एक बड़ा अहम नुक्ता उठाया था, सारा जवाब वही है जी। ये खेल है माफियाज का, जिसको हुकूमत ने खुद कार्टेल कह लें, अजादादारिया कह लें, माफियाज कह लें, अशराफिया कह लें। मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूँ, इस हुकूमत का नहीं, पिछली हुकूमतों को भी, पाकिस्तान में एक माफिया है, सीमेंट माफिया, शुगर माफिया, प्रॉपर्टी माफिया, स्टॉक एक्सचेंज माफिया, फलाना माफिया। वो माफिया को कंट्रोल करते हैं रेगुलेटर्स, वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत। बदकिस्मती से पाकिस्तान में जो मुल्की अशराफिया है, यानी बिजनेस कम्युनिटी और दूसरी ताजिर बरादरी और हुकूमत, वफाकी और सूबाई हुकूमतें, उनके दरमियान एक गठजोड़ है, जिसकी वजह से ये सूरत हाल पैदा हो रही है। मैं भी आपको साबित करूंगा मैं क्यों कह रहा हूँ, मगर मैं इससे एक स्टेप आगे जाऊंगा क्योंकि आपने एक बुनियाद रख दी है डिस्कशन की बड़ी आम, और वो ये है माफिया का लफ्ज़ इस्तेमाल करके एक बैरूनी अशराफिया और बैरूनी माफिया भी है, जिसमें IMF है और इस्तेमाली ताकतें हैं। अब मैं जो चीज़ आपसे अर्ज कर रहा हूँ वो ये है कि बैरूनी अशराफिया और मुल्की अशराफिया, जिसमें रियासती इदारे, हुकूमत और बिजनेस कम्युनिटी वगैरह शामिल हैं, उनका आपस में भी एक गठजोड़ है जो IMF की शराइत की शक्ल में सामने आता है। तमाम बेशतर पॉलिसियाँ पाकिस्तान में अशराफिया या माफिया या कार्टेल के मुफाद में बनाई जाती हैं। अभी जो आदाद-ओ-शुमार हैं, मैं आपको पूरा एक और अहम आदाद-ओ-शुमार दे दूं जो इस हुकूमत के दौर में शाये हुआ है। पिछली हुकूमतों को बात आप छोड़ दें, इस हुकूमत के दौर में जो 2 साल में अफरात ज़र था
और इस साल जो प्रोजेक्शन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का अफरात ज़र का है, उसके मुताबिक 3 साल में का जो औसत अफरात ज़र है वो 8% है, 8%। और जो इस हुकूमत के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मौजूदा हुकूमत के इक़्तिदार में आने से पहले के जो 3 साल थे उसमें औसत अफरात ज़र था 2.6, तो 2.6 से बढ़कर ये 8% का औसत हो गया। जबकि जो आदाद-ओ-शुमार इसी हुकूमत के हैं उसके मुताबिक जो पिछले 3 वर्षों में इस हुकूमत के आने से पहले जो ग्रोथ रेट था मईशत का वो 5% था, अब ये 1% पर आ गया है। अब आप चूंकि बात कर रहे हैं मजीद वजूहात की, तो मैंने एक वजह तो आपको बता दी। अब इसकी जो तफसील में अगर हम जाएंगे, ये जो जालिमाना टैक्स होता है ऊंची शरह, वो ये है टैक्सों का जो है इस्तेहसाली निज़ाम। अब मैं बजट देख रहा था इस हुकूमत के दौर में, जो 2 साल में बजट डॉक्यूमेंट्स है, उसमें यह लिखा है कि हमने 2400 अरब रुपए की एग्जेम्पशन दे दी है, टैक्सों में छूट दे दी है, उनको टैक्स देने की जरूरत ही नहीं है। तो 2400 अरब रुपए तो बजट डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है 2 साल के। नंबर 1। तीसरी बात यह थी कि जब टैक्स एमनेस्टी स्कीम आई थी 2019 की, तो इस हुकूमत ने कानून बनाया था, और यह बनाया था कि क्योंकि हम इतनी कम शरह से माफी दे रहे हैं, तो जो लोग इससे फायदा नहीं उठाएंगे, कानून के मुताबिक FBI उन एक्शन ले सकेगा। और मैंने स्टैटिस्टिक्स निकाली थी, 900 अरब रुपया उन चीजों पर मिलता है टैक्स जिन्होंने फायदा नहीं उठाया, जिनकी डिटेल्स हुकूमत के रिकॉर्ड में मौजूद है। ताकतवर तबकों के दबाव पर उस पर भी अमल नहीं किया गया। अब टैक्सों की जो वसूली हो रही है वो 4000 अरब रुपया सालाना कम हो रही है। तो जब ये वसूली कम होती है तो हुकूमत इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाती है, GST लगाती है, फिर यूटिलिटीज के नर्ख बढ़ाती है, बिजली और गैस के नर्ख बढ़ते हैं। जब पेट्रोल के नर्ख बढ़ते हैं पेट्रोल लेवी से, तो फिर वो दालें, ट्रांसपोर्ट के किराए, तो दालें, सब्जियां, गोश्त, सब चीजें महंगी हो जाती है। तो ये जो बजट खसारा आपका बढ़ता है, तो आप तरक्याती अखराजात में कटौती करते हैं, जिससे रोजगार के मौके कम मैसर आ जाते हैं। तो एक तरफ महंगाई बढ़ रही है, अवाम कुचले जा रहे हैं। एक जुमला में जनवरी 2020 में हमारी आदाद जो शुमारियात का इदारा है, उसने ये कहा कि 14.6 अफरात ज़र था पाकिस्तान का, और देही इलाकों में खाने पीने की अशिया जहां 12 करोड़ लोग रहते हैं वो 23.8%। अब आप मुझे ये बताएं मेहरबानी करके, अगर 23.8% खाने पीने की अशिया में बढ़ेगा, और ये जो तफसील अभी आपने बताई है, तो फिर ये आवाम कुचले जाएंगे। वो तो 2 वक्त की रोटी आवाम कुचले जा रहे हैं। और ये ट्वीट्स जो हो रही हैं इस वक्त इस मसले के ऊपर कि एक्शन ले लिया, नोटिस ले लिया, हर 10 दिन बाद हम ये खबर देखते हैं कि एक नोटिस हो गया इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस ले लिया, इसके ऊपर फला ने नोटिस ले लिया। तो ये नोटिस इसका कोई काम है नहीं इसका मतलब, और ये रुकेंगी, या फिर आपको लगता है कि इट विल गो बियॉन्ड दिस, यहां से ऊपर जाएगी, और ये अभी तो मेजॉरिटी आपकी अगर मुयसर नहीं कर पाएगी, आगे जाकर और बड़ी पॉपुलेशन, इस वक्त सिर्फ सब्जी भी उनकी पहुंच से बहुत दूर हो जाएगी। आज मैंने एक डॉक्टर साहब किसी को सुना, उसने कहा कि हम क्या सेब से, क्योंकि सेब सस्ते मिलने आलू से, तो किसी ने कहा कि क्या हम सेब का सालन बनाएं, आलू के बजाय सेब को डालें सालन में, तरकारी में, क्या करें डॉक्टर साहब? नहीं, तो सेब तो चोरी करके ला सकते, खरीद तो नहीं सकता। जो चीज आप देखें ना, आप एक हकीकत पसंदाना बात कर रहे हैं। मैं आपके सवाल का एक जवाब दे दूं। इस हुकूमत के जब 5 साल दौर खत्म होगा, तो जो पॉलिसियां और इक़दामात मुझे नजर आ रहे हैं हुकूमत के और इदारों के, उसकी रोशनी में ये जिम्मेदारी से बात वाज़ेह है कि अफरात ज़र 5 साल का औसत उससे बहुत ज्यादा होगा जो इस हुकूमत को विरसे में मिला था। इसमें किसी पाकिस्तानी को कतई शुबा नहीं होना चाहिए। अभी आपने दूसरा अहम नुक्ता करा दिया। देखिए, अफराद ज़र कम हो सकता है, वो एक्शन से होता है, नोटिस लेने से नहीं होता। हम तो 70 साल से नोटिस ले रहे हैं कि करप्शन बढ़ गया, तो कम नहीं होता। आप एक्शंस लेने के लिए तैयार नहीं है, वफाक तैयार नहीं है, पार्लियामेंट तैयार नहीं है, काबीना तैयार नहीं है, सूबाई असेंबली तैयार नहीं है, इदारे तैयार नहीं है, स्टेट बैंक तैयार नहीं है, SCCP तैयार नहीं है, पैमरा तैयार नहीं है, ओगरा तैयार नहीं है, और ताकतवर अशराफिया तैयार नहीं है, और IMF ऊपर से एक खेल कर रहा है, एक तमाशा हो रहा है, गठजोड़ है। मैं आपसे कह रहा हूं कि गठजोड़ है, मैं आपको साबित कर सकता हूं कि गठजोड़ है। तो सवाल सिर्फ ये पैदा हो रहा है कि ये ठीक तो हो सकता है, लेकिन क्या हम इक़दामात उठाने के लिए तैयार हैं जो पाकिस्तान में अफरात ज़र भी कम हो, आम आदमी की हालत भी बेहतर हो, पाकिस्तान की मईशत की शरह नमू भी तेज हो, लोगों के रोजगार भी मैसर आए। आज आपको पता है मेरे मुल्क का सबसे बड़ा मसला महंगाई के साथ बेरोजगारी है। हुकूमत जो कुछ बातें कर रही है,
अपोजिशन भी जो कुछ बातें कर रही है, आप बताइए उसमें रोजगार की कहां बात हो रही है? उसमें महंगाई का इशारा तो जरूर कर दिया, लेकिन क्या महंगाई करने के जो इक़दाम हैं उसके लिए कोई डिमांड आ रही है? क्या ये हकीकत नहीं है कि मैं आपको बता दूं कि जब आप IMF के पास गए थे, उसके डॉक्यूमेंट निकालिए पुराने, उन्होंने ये कहा कि भाई आप अपनी टैक्सों की आमदनी बढ़ा लें, ज़राअत पे टैक्स लगाएं, उस पे लगाएं, हर किस्म की आमदनी पे टैक्स लगाएं। तो हुकूमत ये कहती है जी हम नहीं लगा सकते, हमारा सियासी मजबूरी है। तो वो ये कहते हैं कि जी आप फिर बिजली के नर्ख बढ़ा दें, GST बढ़ा दें, पेट्रोल बढ़ा दें, तरक्याती अखराजात में कटौती कर दें। आप वो कहते हैं उस वक्त जब आप मना करते हैं कि हम हर किस्म की आमदनी पे टैक्स नहीं लगा सकते, हमारी सियासी मजबूरी है। अब ये करने के बाद कहते हैं जी IMF की कंडीशनलिटी है। ये माफिया, डॉक्टर साहब ब्रेक, डॉक्टर साहब मैं इस नोट पे ब्रेक की तरफ हमें बढ़ना है। नाज़रीन आपका शुक्रिया अदा करते हैं डॉक्टर साहब। ये माफिया इस पर की बात करें तो अभी सरवत गिलानी साहब ने कहा कि माफिया है जो कचरा नहीं बेचने देता या उठाने नहीं देता। महंगाई की बात करें, सब्जी कीमतों की बात करें तो माफिया इस पर है। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। इस ब्रेक के बाद एक अहम कौमी पैगाम, एक अहम पैगाम पूरी कौम के लिए, जिसके साथ हम वापस आएंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो हमें एक होकर शिकस्त देनी है इस मर्ज को। हम एक होंगे तो शिकस्त दे सकेंगे। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने प्रोफेसर डॉक्टर खालिद शफी साहब भी प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। आप जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन सिंध के। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन द शो। आपका क्या पैगाम होगा उन तमाम लोगों के लिए जिनके घरों पे पोलियो टीम जाएगी? उन वालिदैन के लिए क्या पैगाम होगा और कितना सिग्निफिकेंट है ये कतरे पिलाना अपने बच्चों को, ये बताइएगा। जी जनाब, मेरा एक वाज़ेह पैगाम है तमाम वालिदैन के नाम जिनके बच्चों की उम्र पैदाइश से लेकर 5 साल तक है। जब भी पोलियो की टीम यानी सेहत मुहाफिज आपके घर पर आए, आप अपने बच्चे को लाजमन पोलियो के कतरे पिलाएं। लेकिन जी सारी दुनिया ने पोलियो को कतरे और हिफाजती टीकों से ही इन अमराज पे काबू पाया है। अब पोलियो सारी दुनिया से खत्म हो चुका है, सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के। इवन अफ्रीका जैसा मुल्क, नाइजीरिया जैसा मुल्क जो तरक्की में हमसे कहीं पीछे है, वहां भी पोलियो खत्म हो चुका है। तो अब हमारे लिए ये लाजिम हो गया है कि हम पोलियो की बीमारी को दुनिया से खत्म करें, क्योंकि अगर एक भी मुल्क में बीमारी रही तो ये दुनिया में दोबारा फैल जाएगी। अब हमने कोरोना वायरस की तबाहकारियां देख ली। यकीन माने पोलियो इससे भी ज्यादा खतरनाक मर्ज है और इसने दुनिया को इससे भी ज्यादा नुकसान पहुंचाया है अपने वक्त में, लेकिन दुनिया ने इस मर्ज की वैक्सीन बनाकर इस पर काबू पा लिया। अब पाकिस्तानी अवाम के लिए एक लम्हा फिक्रिया है कि हम में से होता ये है कि जब पोलियो की टीमें घरों पर जाती हैं तो कुछ लोग अपने बच्चों को ये कतरे नहीं पिलाती। तो उसकी मुख्तलिफ वजूहत हैं जो कोई भी एक वैलिड वजह नहीं है। ये बच्चे जो पोलियो के कतरे नहीं पीते हैं, इनकी आंतों में ये जरासीम होते हैं जो इनके मोशन या स्टूल्स के रास्ते बाहर निकलते हैं, ये सीवरेज के वाटर में जाते हैं, वहां से पीने के पानी में मिलते हैं, ये दोबारा सर्कुलेट करते हैं। अगर हमारे तमाम वालिदैन अपने बच्चों को जिनकी उम्र पैदाइश से लेकर 5 साल के दरमियान है, हर मुहिम में पोलियो के कतरे पिलाएं। सिर्फ चंद मुहिम के बाद तमाम बच्चों को जो पोलियो के जरासीम के खिलाफ जो हम कतरे पिला रहे हैं उनके पेट में चले जाएंगे। उनके पेट में पोलियो के जरासीम नहीं रहेंगे, अगर जाएंगे तो वो फौरन ये वैक्सीन जो है उससे जो मुदाफती निजाम बनेगा उनको खत्म कर देगा। तो ये सर्कुलेशन खत्म हो जाएगी। सर्कुलेशन पोलियो की खत्म होगी वायरस की, तो पोलियो का मर्ज इंशाल्लाह चंद महीने में खत्म हो जाएगा। इसके साथ साथ मैं वालिदैन को एक और भी मैसेज देना चाह रहा हूँ कि जो हिफाजती टीकों का प्रोग्राम है हमारा, जिसको EPI कहते हैं, जिसमें 10 बीमारियों के खिलाफ बेहतरीन वैक्सीन मौजूद है, जिसमें पोलियो की वैक्सीन है, ये वैक्सीन भी अपने बच्चों को लगाएं। हमारी मंजिल सिर्फ पोलियो नहीं है, हमारी मंजिल एक सेहतमंद बच्चा है। देखिए, हम बच्चों के लिए अस्पताल नहीं बनाना चाहते, हम बच्चों के लिए स्कूल बनाना चाहते हैं, हम बच्चों के लिए पार्क बनाना चाहते हैं, प्ले ग्राउंड बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारे बच्चे भागे दौड़े, हंसे खेले, पढ़े, बीमार ना रहें। तो इनको खुदा के वास्ते अपने स्कूल जैसे बच्चों को बीमारी से बचाएं, हिफाजती टीकों का कोर्स मुकम्मल करें और पोलियो के कतरे इस कोर्स के अलावा हर मुहिम में लाजमी पिलाएं। डॉक्टर साहब, मेडिकली, रिलीजियसली, हर तरह से, मतलब इसमें कोई अब शक नहीं है कि किसी को के इन कतरों को ना पिलाने का नुकसान तो है, पिलाने का कोई नुकसान नहीं है। तो ये जो जहनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन, इस बारे में कुछ बता दें किसी के जहन में है और ये नेगेटिविटी एग्जिस्ट करती है किसी प्रोपेगेंडा या फेक वीडियोस की वजह से, तो वो क्लियर हो जाएगा जी मेडिकली कोई मसला नहीं है इन 2 कतरों में, इन 2 ड्रॉप्स में। डॉक्टर साहब, लेकिन जी अब कोई भी चीज हकीकत में एग्जिस्ट नहीं करती है। जो पहले कुछ बातें थी वो क्लियर हो गई। तमाम जो उलमा कराम है उन्होंने भी फतवा दे दिया। हर मर्तबा से करके मुस्नद उलमा कराम में पाकिस्तान के, बैनुल मुल्क के, जामिया अज़हर के, मक्का मदीना के तमाम उलमा कराम का मुत्तफ़क़ा ये फतवा है कि ये पोलियो के कतरे हलाल हैं। हज करने हम जाते हैं, उम्रा करने जाते हैं, तो सऊदी अरब में दाखिले के वक्त किसी मुकद्दस जगह जाने से पहले पोलियो के कतरे
पिलाए जाते हैं। तो इस बारे में कोई शुबा नहीं रहे। मेडिकली पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन, बच्चों को जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं उनकी तंजीम है, मैं उसके नुमाइंदे की हैसियत से पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि पोलियो के कतरे हमारे मुल्क में दुनिया भर में इस्तेमाल हो रहे हैं, ये मुकम्मल तौर पर मैं डॉक्टर साहब वक्त, क्योंकि इस सेगमेंट का वक्त पे पहुंचा, मैं शुक्रिया अदा करूंगा, आपने बड़ा अहम पैगाम दे दिया इस वक्त नाज़रीन को। नाज़रीन, आपको ये 2 कतरे पिलाने अपने बच्चों को, हर हाल में पिलाने, मेडिकली रिलीजियसली हर तरह से ये इस वक्त आपको साइंटिफिकली प्रूवन है कि सब कोई नुकसान नहीं है, फायदा है, नुकसान नहीं है। इस ब्रेक के बाद करेंगे प्रोग्राम को वाइंड अप, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, इस उम्मीद के साथ कि आज तमाम इश्यूज जो हमने हाईलाइट किए उनके ऊपर एक्शन होगा। वो समंदर की सफाई से मुताल्लिक जो एक्शन बहैसियत कौम हमें लेना है, वो अथॉरिटीज़ को लेना है, वो या फिर कीमतों में इजाफे के हवाले से जो मुताल्लिका अथॉरिटीज़ हैं, इंक्लूडिंग द प्राइस कंट्रोल कमेटी, इंक्लूडिंग द फेडरल गवर्नमेंट एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, उस पर एक्शन होगा और लाजमी होगा। इस उम्मीद के साथ आपका फीडबैक मौसूल होगा हमारे फेसबुक